मोलेस्टेशन द एज ऑफ 14-15। मैंने कहा समाज की बाद में देख लेंगे, क्या परिवार एक्सेप्ट करेगा। मुझे भी समझ में नहीं आता है कि गे का मतलब ये नहीं होता है। I was knew him before only because I have seen him working in TV serials. Okay. And after that, when we meet, he started flirting with me. कैसा था नव्या का बचपन? अगर बचपन की अगर हम बात करें तो अभी हमारा एक जिक्र चल रहा था जहाँ पे आपने बताया यार कि स्कूल ना मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था मेरे लिए। बच्चे ना स्कूल जाते हैं पढ़ाई के लिए, तो लेकिन आपको वहाँ पे बुली किया जाता था। भगवान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी मैं। इस आवाज़ को लेके एक वक्त ऐसा था कि मैं बहुत परेशान रहती थी, मैं बहुत रोती थी। मुझे लगता था कि भगवान ने मुझे ऐसी फेमिनिन आवाज़ क्यों दी है। बट आज जब मेरी जर्नी देखती तो मुझे लगता है भगवान ने कुछ ज़रूर सोचा होगा, या फिर जो मेरे केमिकल हॉर्मोन्स हैं उन्होंने ज़रूर ऐसा कुछ तो आपस में बातचीत की होगी। नहीं भाई, इसका जो वोकल कोड है वो काफ़ी फेमिनिन रहना चाहिए। अदरवाइज 14 ईयर्स के बाद एक मैस्कुलिन बच्चे की जो वॉइस है वो काफ़ी मैस्कुलिन हो जाएगी, और एक फेमिनिन जो लड़की है उसकी वॉइस काफ़ी फेमिनिन हो जाएगी। तो ऑफ कोर्स यस, स्कूल में काफ़ी ज़्यादा बुलिंग का सामना करना पड़ा बिकॉज ऑफ माई फेमिनिटी, बिकॉज ऑफ माई वॉइस। कॉलेजेस में भी जब गई तो मैं कॉलेज जाने से बहुत ज़्यादा डरती थी, क्योंकि कॉलेज का फर्स्ट डे ही रैगिंग का डे था। Okay. और कुछ लड़कों ने मेरा रैगिंग किया था, और कुछ लोगों ने पूछा तुम्हारे पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, अच्छा तुम लड़की हो तो तुम लड़कों वाला ड्रेसअप क्यों करके आई हो, अगर तुम पूरी तरह से लड़की थी। क्योंकि आई वॉज वेरी फेमिनिन फैजान जी। Okay. इन माई अर्ली एज ऑफ 16 और 17, एक सरदार फैमिली से बिलोंग करती थी, तो सॉफ्ट स्किन काफ़ी ज़्यादा था उस वक्त। तो मुझे कभी लगा नहीं था कि वक्त ऐसा आएगा जब मैं उन सब चीज़ों को जो श्राप मान रही हूँ, मेरे लिए वही सारी चीज़ें वरदान साबित होंगी। तो मान सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बुलिंग का सामना करना पड़ा। सबसे ज़्यादा बुरा किसी ने जो आपके साथ में उस वक्त किया हो वो क्या था? Molestation, the age of 14-15. I got molested by my own friends. That is the biggest trauma in my life, जो अभी भी मैं झेलती हूँ कहीं ना कहीं। आज भी मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं जब मैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करती हूँ, या कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र होता है। वो साक्षात जो भी विजुअलाइजेशन है, मुझे फिर से वो चीज़ें दिखने लगता है कि कैसे आप किसी को फ्रेंड बनाते हो, कैसे आप उसे अपना हमराज समझते हो, और एक दिन वही आपका फ्रेंड आपके ट्रस्ट को तोड़ता है। आपके शरीर से बलात्कार नहीं करता है, जब बल्कि आपके मन से भी बलात्कार करता है। तन का बलात्कार होना, घाव ढक जाएंगे। मन का बलात्कार कभी घाव नहीं। मन में कौन मलहम लगाएगा, तन में तो हर कोई मलहम लगाने आ जाएगा। करेक्ट है। तो या क्या हुआ था उस दिन? मैथ का एग्जामिनेशन था मेरा, ओके। बोर्ड एग्जामिनेशंस चल रहे थे, और हम सभी दोस्त जो हैं साथ में रीडिंग्स करने के लिए बैठे थे, क्योंकि दूसरे दिन मैथ का एग्जामिनेशन देना था। और सडनली समथिंग कुछ ऐसा हुआ जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। मेरे कुछ खास फ्रेंड्स ने ही मुझे कमरे में बंद करके मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की, और उन्होंने शायद उनका ये मतलब था मेरे को मोलेस्ट करने का कि भाई हम तुम्हें बताना चाहते कि तुम लड़का हो, तुम लड़की नहीं हो। वो ये बोल रहे थे आपसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि तुम लड़का हो। इसलिए हमने तुम्हें यह एहसास दिलाया है कि यू आर नॉट अ फीमेल, यू आर अ मेल। एंड वो जो एक दर्द है कहीं ना कहीं आज भी मेरे अंदर है, और आज भी जब भी मैं उस इंसिडेंट्स के बारे में बात करती हूँ तो मुझे एक तीखा सा कहीं ना कहीं चुभता है, हर्ट होता है। या आप कभी नहीं समझ पाए जब आप उनसे मिलते थे, जब आपकी उनसे मुलाकात हुई, कि इनका इंटेंशन क्या है, ये मुझसे क्या चाहते हैं? आप दोस्ती कभी इंटेंशन के लिए नहीं करते हो। फिर भी एक बार कई बार ऐसा होता है ना यार कि आप जिस एज में थे शायद मुश्किल होता है उस वक्त इतना कुछ समझ पाना कि बच्ची थी कौन। मैं। आई मीन Correct है। इट वाज ओनली अ बोर्ड एग्जामिनेशन, आई वाज टर्निंग 16। कैन यू इमेजिन इन दैट टाइम। एंड ये भी 2004-2005 की बात है। उस वक्त मैं कहाँ से सोच सकती थी कि अच्छा ठीक है इनका इंटेंशन ये है। क्या उस वक्त सोशल मीडिया इतना ज़्यादा जागरूक था इन सब चीज़ों को लेकर के कि ये टच करने से ऐसा फील होता है, या फिर ये टच अप्रोप्रिएट है, या फिर ये टच इस तरह से टच नहीं करना चाहिए। किसको पता था, किसी को नहीं। क्या हमें स्कूल में भी सिखाया जाता था उस वक्त तक? बिल्कुल ही। नहीं। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि जब आपने उस इंसिडेंट के बारे में आपने जिक्र किया तो आपकी आंखें भर आईं। मैं सोच सकता हूँ कि आप पर उस वक्त क्या बीत रही होगी। उस वक्त स्टैंड नहीं ले पाई थी बिकॉज उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त उतना सपोर्ट नहीं था। आज की डेट में द गॉड ऑफ ग्रेस सरकार हो गई, या फिर सोशल मीडिया हो गया, या फिर आज का समाज जितनी तेज़ी से बदल रहा है और जितना तेज़ी से हम एक्सेप्टेंस की ओर जा रहे हैं,
इंक्लूजन इंक्लूसिव इतना ज़्यादा हो चुका है, तो मुझे लगता है कि आज की डेट में जो मैंने आज से 15 साल पहले भुगता है, आज की डेट में वो होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हम गांव तबके की भी बात करें तो आजकल गांव तबके के भी जो LGBT कम्युनिटी के समुदाय के सदस्य हैं, वो आज बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। कोई मेकअप आर्टिस्ट में, कोई अपनी डांसिंग से लोगों का मनोरंजन कर रहा है। और उस वक्त जब हम आज से 15-16 साल की बात कर ले, जब कोई एक फेमिनिन लड़का अगर मेकअप करता था तो उसे कितना बुलिंग का सामना करना पड़ता था। उसे लोग इंसान ही नहीं समझते थे। मुझे लगता था कि उनके लिए सिर्फ वो एक मजाक का जरिया था, उनके लिए जोक था। लेकिन आज देखो, शादी हो गई, बड़े बड़े फंक्शन में 50,000 दे के एक लड़के को बुलाया जाता है और उनसे मेकअप कराया जाता है। तो चेंज इज देयर। मॉम डैड से आपने ये इंसिडेंट के बारे में बात की, क्या बोले वो? मम्मी को तो शाम में ही पता चल गया था, मेरे डैड को पता नहीं चला। और मेरे डैड काफ़ी ज़्यादा गर्म मिजाज के हैं, तो अगर पता चलता तो शायद बहुत सारी चीज़ें हो जाती। तो मैंने वो चीज़ दबाए रखा, बट माँ को पता चल गया और माँ ने कहा कि ऐसे दोस्ती से अच्छी बात है कि तुम दोस्तों से दूर रहो। और मैं कुछ कर तो नहीं पाऊँगी, क्योंकि हम उस वक्त ऐसे समाज, मेल डोमिनेशन समाज में रहते थे जहाँ पे मेरी माँ खुद मेरे पापा से डरती थी कि अगर वो कुछ कहेंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि पापा गुस्सा हो जाए। तो उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी माँ खुद सहती थी। मम्मी ने पापा को बताने का ट्राई नहीं किया कि बेटी के साथ में ऐसा हुआ है, बच्चे के साथ में ऐसा हुआ है? नेवर। क्या कहा उन्होंने? चुप रहो, भूल जाओ सब? हाँ। क्या वो सही था? नहीं, इसलिए आप तो क्या मैंने चाहते थे? माँ बाप को समझाया। इन द एज ऑफ 18, शाम का वक्त था, एंड इन द एज ऑफ 18 आई टोल्ड माई मदर दैट आई वॉन्ट टू बी अ वुमन। एंड शी सेड व्हाट? आई सेड यस। व्हाट डू यू थिंक? तुम मुझे ज़िंदगी भर एक लड़का बने हुए रहना देखना पसंद करोगी जो अपनी ज़िंदगी में उलझा हुआ है, जो अपनी बीच नाव पे अटका हुआ है, जिसे ना अपने आर का पता है ना पार का पता है कि उसकी नैया कब पार लगेगी? तो मेरी माँ ने कहा नहीं। मेरी माँ ने कहा बातें करना बहुत आसान है, बट जब तुम इस बात को हकीकत में लेकर के जाओगी तो समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने कहा समाज की बाद में देख लेंगे, क्या परिवार एक्सेप्ट करेगा? तो उन्होंने कहा कि अगर पापा को पता चलेगा तो पापा को सदमा लग जाएगा, पापा ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम घर की बड़ी हो, यू आर द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ इन आर फैमिली। एंड मेरे दादाजी सरपंच हुआ करते थे, तो ज़मींदारों वाला पहले से ही शान था। उनको कैसे वो ये कर लेते, सब्र कर लेते कि उनका बेटा जो है, उनका पोता जो है पोती बनने के लिए जा रहा है। नोबडी कैन इवन, मुझे लगता है उनके लिए मेरे से ज़्यादा बड़ा सदमा उनके लिए होता कि मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया था। बट मैंने सोच लिया था कि नहीं, मुझे मेरी ज़िंदगी मेरे तरीके से जीना है। मैं जो फील करती हूँ, मेरे जो इमोशंस है, मैं एक झूठी ज़िंदगी क्यों जीऊँ? जिस ज़िंदगी का ना कोई मकसद है, जिस ज़िंदगी का ना कोई एक सुखद अंत नहीं है, मैं उस ज़िंदगी के दोराहे पे चल के क्या करूँगी? तो मैंने फ़ैसला लिया कि नहीं, मुझे मुंबई शहर आना है। और मैं अपनी मासी के घर पे आ गई। और यहाँ से जो मेरे एज ऑफ 18 तक मेरे घर वाले नहीं समझ पाए, 18 आवर्स में मेरी मासी ने समझ लिया था कि what I wanted to be and what is my true soul and what is my true identity. क्या ट्रॉमा थे उस वक्त बचपन के? एक तो ये हो गया जो आपने बताया कि किसी ने कुछ करने का ट्राई किया। पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी, वो सबसे ज़्यादा बड़ा ट्रॉमा था, बिकॉज ही वॉज वेरी डोमिनेटिव गाय। एंड जर्नलिस्ट थे तो पता नहीं उनके तरीके से ही बात करते थे, काफ़ी टिपिकल बातें करना उनका, और काफ़ी ज़्यादा वो इस तरह से बात करते थे, मुझे उनकी बातें मानने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मुझे लगता था मेरे डैड बहुत सही बोल रहे हैं। वो तब तक मुझे ऐसा लगा जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकली। आप बड़ी हो रहे थे, ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपने बताया कि 18 साल तक मैंने किसी को नहीं बोला, सिर्फ सबसे पहले मैं मम्मी के साथ में बैठती हूँ और मम्मी से मैंने अपने दिल की बात कही। शुरू से लेके 18 साल तक का जो सफ़र जो था, जो एक बच्चे के लिए वो टाइम होता है जहाँ पे उनको समझ में नहीं आता है, जिसने जो कह दिया वो उसने मान लिया, जिसने जो कह दिया वो उसने कर दिया। कैसे खुद को एक्सप्लोर किया आपने? कैसे खुद को समझ पाएं कि यार कि मैं ना बाकी बच्चों से अलग हूँ, मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ? What I felt is कि मेरी बॉडी में कुछ तो चेंज है। Okay. जो शायद एक लड़की की फिजिक होती है, शायद वो मेरी फिजिक नहीं है। Inside my soul was always feminine. Whenever I see myself that time in the mirror, मैं हमेशा सोचती थी मैं खूबसूरत लड़की हूँ, बट मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से मैं लड़की नहीं हूँ। और वो जो लेकिन लड़ाई आपकी है, नज़र में आप लड़की थे।
उसी वक्त मेरी माँ मुझे चोटी बांधा करती थी, कैन यू इमेजिन। मेरी माँ ने मुझे कभी लड़कों के साथ मुझे खेलने नहीं दिया। माँ जननी होती है, शी इज़ अ नर्चर, एंड आई थिंक मेरी माँ को बहुत पहले से ही पता था। ओके सिंस डे वन जब मैं उनके गोद में आई एंड जब मुझे रियलाइज़ हुआ दैट आई एम अ फैमिली, शी वॉज न्यू इट दैट वन डे आई विल टेक दिस डिसीजन, एंड समहाउ शी ऑलवेज सपोर्टेड मी इन दिस। पापा की वजह से ज़रूर डर के मारे चुप रहती थी कि अगर पापा कुछ बोलेंगे तो मैं शायद तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी। जब मैं मुंबई आई और मेरी जर्नी शुरू हुई, मैंने पापा को कॉल करके, पापा ने तो बोला था कि नहीं 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 अब हम तुम्हें नहीं अपनाने वाले हैं। क्या दिया एंड पापा ने? पापा ने एकदम गुस्से में कहा था कि जाओ अब तुम्हें मुंबई में रहना है, तुम मासी के साथ रहो, घर कभी मत आना, मम्मी से बात करना है मम्मी से बात कर लिया करना, बट अब मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा। और पापा ने कह तो दिया, बोलते हुए हंसी आ रही है, बट एक वक्त ऐसा आया जब पापा ने ही मुझे गले लगा करके पापा बहुत रोए, एंड पापा सेड दैट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनिया वाले तुम्हें क्या कहते हैं, यू आर माई अंश, यू आर माई पार्ट, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट तुमने फाइट की, मैं तुम्हें कभी समझा नहीं, मैंने हमेशा तुम्हें चिल्लाया, हमेशा तुम्हें बंदिशों में बांधना चाहा, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं क्यों नहीं पाया, एज अ पिता के नाते मैं तुमसे कभी सामने बैठकर बात क्यों नहीं किया कि तुम क्या चाहती हो। एंड वो दिन और आज का दिन आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे मदर फादर मेरे साथ हैं। जब उस दिन जब उनको मालूम पड़ता है कि अब तुम घर से जा रही हो, मतलब घर छोड़ के अब तुम मुंबई शिफ्ट हो रही हो, उस वक्त पापा क्या बोलते हैं? मेरे भाई ने मुझे ड्रॉप किया था, मेरा छोटा भाई। माई फादर नेवर ड्रॉप्ड मी इन मुंबई। क्या बात थी आगे की उस वक्त की Somehow कॉन्वर्सेशन he की? was very angry because I'm going to take this decision। कोई भी बाप नहीं एक्सेप्ट करेगा। 18 साल तक उसने अपने बच्चे को एक लड़का के रूप में दिखाया। एक बाप का भी सपना होता है कि जब उसका बेटा बड़ा होगा तो अपने घर का कुल वंश बनेगा, वंश को बढ़ाएगा। मुझे आज जब मैं ये सोचती हूँ तो मुझे लगता है मेरे पापा गलत नहीं थे, बिल्कुल गलत नहीं थे, क्योंकि उन्होंने शायद समाज की वो विडंबना देखी है। मेरे पापा एक जर्नलिस्ट हैं, वो गांव-गांव जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने एलजीबीटी समुदाय को भी उस वक्त देखा होगा, उनकी दयनीयता देखी होगी, उनकी हालत को देखी होगी, और वो नहीं चाहते होंगे कि उनका बच्चा भी सेम उस जोन से गो थ्रू करे। बट जब मैं मुंबई आई और मुंबई में आकर के पापा भी जब आए मुंबई, और मुंबई में देखा कि मुंबई में तो इतना एक्सेप्टेंस है, मुंबई में ट्रांस वुमेन्स जॉब कर रही हैं, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस है, एक रेस्पेक्टेबल जॉब है उनके पास, एनजीओ उनको इतना सपोर्ट करता है। यहाँ पे मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में उनको इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, तो मेरे बच्चे के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और मेरे पापा ने खुद ये इनिशिएटिव लिया कि नहीं, तुम्हें मुंबई में रहना चाहिए, और जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े मेरी, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। और धीरे धीरे फिर 2014 के बाद आप सभी को पता है कि नालसा गवर्नमेंट का जजमेंट आया, जहाँ पे थर्ड जेंडर को रिकग्नाइजेशन मिला, और उसके बाद तो एलजीबीटी समुदाय का नाम गर्व से रोशन हो गया और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आने लगे। हमारे समुदाय के लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की है और लोगों ने परचम फहराया है। आज अपने अपने सेक्टर पे सब लोगों ने महारत हासिल की है। तो मुझे लगता है कि जो लोग सवाल उठाते हैं, हमें उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस अपना काम करते जाना है, हमारा काम ही उनको हमारा जवाब देगा। कितने भाई बहन थे आप लोग? हम 3 भाई बहन हैं। सबसे घर में बड़ी मैं हूँ, मेरे से 2 छोटे भाई हैं। माई मिडल ब्रदर इज़ हिज नेम इज़ राणा सिंह, ही इज़ ऑल्सो अ जर्नलिस्ट। ही वॉज नेवर हैप्पी एंड ही सेड हाउ कैन यू डू दिस टू अस, लाइक तुम्हारी फैमिली के साथ ये सब नहीं कर सकती हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। बट थोड़े दिन के बाद ऐसा हुआ कि ही कॉल्ड मी एंड ही क्राइड दैट आई एम मिसिंग यू अ लॉट। ठीक है, वॉट एवर इज़ हैपनिंग जो जाने दो, ठीक है, बट यू आर माई पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू आर माई एल्डर सिस्टर। नाउ आई विल कॉल यू दीदी। एंड माई यंगर वन, ही इज़ राहुल, ही इज़ अ वेरी स्वीट गाय एंड ही ऑलवेज देयर फॉर मी। आई मीन दीदी, मैं तुम्हारे बैग उठाता हूँ, पापा नहीं छोड़ेंगे तो क्या हुआ, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ, एंड तुम्हें कुछ भी ज़रूरत पड़े ना, मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूँगा। एंड स्टिल इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग, एंड हम सभी अपने अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम जब भी साथ बैठते हैं, हम पुरानी बातें करते हैं ना, तो हम रोते भी हैं और फिर हम हंसने लगते हैं कि यार वो क्या दिन थे, तुम चीज़ों को छुपाती थी और हम तुम्हें समझ नहीं पाते थे, और आज देखो हम कितने खुश हैं। तो मैं उन सभी फैमिली से भी कहना चाहूँगी कि जो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं नहीं समझ पाते हैं, फैज़ान जी, जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ दोस्ती नहीं कर पाते हैं। मेरे माँ बाप ने मुझसे सबसे पहले दोस्ती की, मेरे दोस्त बने। माँ बाप से ज़्यादा दोस्त बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शायद एक बच्चा अपने माँ बाप से उतना कुछ शेयर नहीं कर पाएगा जो एक दोस्त से शेयर करेगा। मेरे दोनों छोटे भाई आज के डेट में मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मेरे माँ बाप तो हैं ही,
सो आई एम लकी इनफ या। सबसे ज़्यादा किस चीज़ से आप टूट रही थी उस वक्त? क्या बोलते थे आस पड़ोस वाले? और मेरी माँ को तो एक बार फ़ोन आया और आपका बेटा ना बेटी बनने गया था ना, वो बेटी नहीं वो तो किन्नर बन गया है, वो ट्रेन पे भीख मांग रहा है। हमने भीख मांगते हुए उसे देखा। मम्मी का कॉल आया, मम्मी ने कहा तुम ट्रेन पे भीख मांग रही थी। मैंने कहा मुझे वीडियो कॉल करो। मम्मा ने वीडियो कॉल किया। मैं ऑफिस में काम कर रही थी। मम्मा सेड ओके। मम्मा ने कहा मम्मा बस मुझे 2-3 साल दो, मैं इनके सारे सवालों के जवाब दूंगी। एंड 2016 में जब मैंने पहली बार टीवी डेब्यू किया सावधान इंडिया लेकर के, उन सभी लोगों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा था। अब मुंबई आते हैं मासी के घर में। जी हाँ। कैसा था मुंबई नव्या की नज़र से? सपनों का शहर एक शब्दों में कह ले तो मुंबई में सब कुछ मिलेगा, और मुंबई में कुछ नहीं भी मिलेगा फिर भी आप मुंबई छोड़ के नहीं जाओगे। 5 साल तक तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मेरी आइडेंटिटी के लिए। और ऑफ कोर्स यस, हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रहा था, फिर मुझे ट्रांजिशन से होके गुजरना था। पैसे बहुत ज़्यादा लगने वाले थे, पैसे कहाँ से अरेंज करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऑफिस में काम करती थी तो थोड़ा डिटेल में बताएंगे इस बारे में, मतलब कैसे शुरुआत हुई जर्नी? तो 2011 की बात है जब मैंने खुद का ट्रांजिशन करना शुरू किया एंड माय मासी हेल्प्ड मी इन दिस। क्या क्या होता है ट्रांजिशन में? ट्रांजिशन दैट मीन्स कि व्हेन यू स्टार्टेड इन योर जर्नी समहाउ आपको एक हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी से होके गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये सबसे पहला पड़ाव होता है एक ट्रांस वुमन के लिए। तो उसके लिए आपको पहले कई सारे साइकाइट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा, आपकी काउंसलिंग होगी। उसके बाद साइकाइट्रिस्ट आपको एक पेपर पे लिख करके देंगे कि शी इज़ रेडी फॉर ट्रांजिशन, नाउ शी कैन टेक हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी। आपने मूड बना लिया था पूरा उस वक्त, यार मुझे हाँ, करना है ये? मैंने जब मेरा था उससे पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई वांटेड टू बी अ वुमन। और ने तो बस मेरे अंदर का जो चिंगारी है उसको बस एक हवा दे दी थी कि मुझे ये करना है। हार्मोन्स थेरेपी इतना आसान नहीं है, आपको बहुत सारे प्रोसीजर से होके गुजरना पड़ता है, बहुत सारे काउंसलिंग्स होते हैं, फिर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब्स करते हैं, आपको आपके हमेशा ब्लड चेकअप्स कराते रहना पड़ता है, आपको आपका LFT एंड KFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट एंड किडनी फंक्शन टेस्ट कराते रहना पड़ता है, क्योंकि हर 3 मंथ्स पे डोजेस जो है वो बढ़ते हैं और धीरे धीरे ट्रांजिशन होता है। ये एक लंबा फेज़ है, आपको 3 से 4 साल लग जाते हैं आपके हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी। इस बीच आपकी कुछ पर्टिकुलर सर्जरीज होती हैं जो डॉक्टर्स परफॉर्म करते हैं, जिसमें आपके टेस्टोस्टेरोन जो है वो पार्ट आपकी बॉडी से डॉक्टर्स हटा देते हैं, ताकि आपका जो एस्ट्रोजेन और जो भी आप हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी आप करा रही हैं वो आपके शरीर पे अच्छे से वर्क करे। साथ ही साथ आपको मेंटली बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। मेंटली से इसलिए क्योंकि जब आप हार्मोन्स थेरेपी ले रहे होते हो सिर्फ आपका फिजिक चेंज नहीं हो रहा होता है, आपकी सोच भी चेंज हो रही होती है। आप बहुत बार इमोशनली लो से होके गुजरेंगे, कई बार आपका मूड स्विंग होगा। जिस तरह से वुमन के पीरियड साइकिल में 4 दिन के लिए लड़कियों को काफ़ी मूड स्विंग्स होता है, उस तरह से ये एक ऐसा पीरियड साइकिल होता है जहाँ पे आपका मूड स्विंग होता है। तो मुझे भी कई बार ऐसे मूड स्विंग से होकर गुजरना पड़ा। कई बार मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मैं गिव अप कर दूंगी, क्योंकि बॉडी चेंज हो रही थी। बॉडी के साथ साथ कई बार ऐसा होता था कि मेरा मनोबल टूट जाता था, इतना लेट क्यों हो रहा है और कितना वक्त लगेगा। तो ये जो चेंजेस जो होते हैं बॉडी के अंदर, ये तुरंत दिखना शुरू हो जाते हैं, इसमें वक्त लगता है? एक वक्त लगता है। 6 मंथ्स के अंदर धीरे धीरे आपको बॉडी सॉफ्ट होनी दिख जाएगी, आपकी स्किन चेंज होने लग जाएगी, आपका वॉइस चेंज होने लग जाएगा, आपकी फेमिनिटी बढ़ेगी। अगर हार्मोन थेरेपी की बात करें तो लगभग 3 साल लग जाता है एक प्रॉपर चेंज देखने में। ओके। यस। कुछ इंजेक्शंस होते हैं या क्या होता है, वो किस तरह से वो डोज दिए वो जाते हैं, डॉक्टर वो साइकिल्स प्रिस्क्राइब होते हैं? करते हैं, आपको ऑरल टैबलेट्स भी देते हैं, और अगर उनको लगता है कि इंजेक्शंस देना चाहिए तो इंजेक्शंस के डोजेस भी देते हैं। ओके, सो लगभग कितना टाइम लगता है? मतलब 3 साल ये आपने 3 जो से बता 4 दिया, साल का ये पीरियड जिंदगी भर होता लेना है। पड़ता है? हॉर्मोन्स के कुछ ट्रीटमेंट्स जो है वो तो औरतों को भी हमेशा लेना पड़ता है, ताकि जब उनको PCOS का इश्यूज हो रहा होता है या PCOD हो रहा होता है, इस तरह से ट्रांस वुमन में भी कुछ ऐसे टैबलेट्स हैं जो आपको हमेशा लाइफ टाइम लेना पड़ेगा, ताकि आपके हार्मोन्स बैलेंस्ड रहे। चाहे वो आपने सर्जरी करा ली है या सर्जरी नहीं कराई है, फिर भी आपको हार्मोन्स चालू रखना है। क्या थॉट्स होते थे उस वक्त आपके, जिस तरह से आपने बताया यार कि मेरे ना मूड स्विंग्स हुआ करते थे और बहुत तरह तरह की चीज़ें दिमाग में हुआ करती थी? अब मुझे लगता था मेरी माँ कैसे झेलती होगी तो मेरी माँ को भी ऑफ कोर्स यस, उनकी भी जर्नी देखी और काफ़ी उनकी जर्नी से मैं रिलेट होती हूँ। मैंने देखा कि मेरी माँ हमेशा से
पेशेंस रखती थी। जब उनको लगता था कि हाँ उनका मूड स्विंग हो रहा है तो मेरी माँ शांत होकर बैठ जाती थी, किसी से बात नहीं करती थी, तो मैं समझ जाती थी कि कुछ तो चल रहा है, बट उस वक्त मैं समझ नहीं पाती थी कि वो क्या हो रहा है। बट जब मैं इस तरह के ट्रांजिशन फेज से होके गुजरी और मेरे मूड स्विंग होने लगे तो मुझे रियलाइज हुआ अच्छा, इसलिए मेरी माँ कभी कभी शांत बैठा करती थी और बोलती थी मुझे किसी से बात नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए शांति दो। तो आपको मेडिटेशन करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, योगा करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज करते रहना आपके हॉर्मोन्स रिप्लेसमेंट की जर्नी में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना खर्चा होता है इसमें, एक खुद के ट्रांजिशन में, एक खुद को बदलने में? मेन सर्जरी की अगर हम बात कर ले तो 5.5 से 6 लाख रुपए हो जाता है, जो आप मेल टू फीमेल सर्जरी करते हैं। और उसके अलावा अगर हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात कर ले तो उसकी भी 7 से 8 लाख रुपए खर्चे हैं, क्योंकि ये आपको एक टाइम के लिए नहीं लेना है, वो आपको हर लाइफ टाइम के लिए लेना है, और वो एक पर्टिकुलर छोटे छोटे अमाउंट में खर्चे आते हैं। और अगर उसे जो ले रहा है तो 10-15 लाख खर्चेज आते हैं। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ जो डॉक्टर्स ने आपको बताई हो और आप सुनकर बहुत ज़्यादा डर गए हो कि यार सेक्स चेंज ऑपरेशन। क्या बोला था उन्होंने? One of the scariest part I have heard from the doctors also, that this is life-changing surgery. Your life will be totally changed. I mean, जिस तरह से तुम पहले निडर होके जीती थी, तुम शायद उतना निडर होके नहीं जी पाओगी, बिकॉज तुम एक ऐसे जोन में जाओगी, तुम एक ऐसे जर्नी के लिए निकलोगी जो एक औरत की जर्नी होती है। तुम अभी हॉर्मोन्स तो ले रही हो, तुम ट्रीटमेंट से करा रही हो, बट तुम अब औरत बनोगी। तुम्हारे अंदर वो तुम्हारी सारी इमोशंस, तुम्हारे फिजिकल पार्ट से होकर तुम्हारा इमोशनल जोन तक वो वुमन का होगा। और वुमन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को हैंडल कर पाओगी। मैंने कहा ज़िंदगी में 18 साल मैंने ऑलरेडी इस जर्नी को दिए हैं, ये पेन मेरे लिए शायद कुछ नहीं है। फिज़िकल पेन से ज़्यादा मुझे लगता है वो इमोशनली खुशी होगी। और मैंने हंसते हंसते हाँ कर दी। और सर्जरी के दूसरे दिन जब मैंने खुद को आईने में देखा, खुद को मिरर में देखा, देन आई वॉज क्राइंग दैट कि एक वक्त था जो मैं इतना गो थ्रू कर रही थी वुमन बनने के लिए, और आज मैं एक वुमन हूँ। तो एक ब्यूटीफुल सी जर्नी है मेरी, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। क्या बदला उसके बाद में लाइफ में? बहुत सारी चीज़ें, बताइए। बहुत सारी चीज़ें। इमोशनली बहुत स्टेबल हो गई। ओके। अब मुझे मेरे शरीर से कोई भी ऐसा वो नहीं है कि मैं ऐसी क्यों हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम अ वुमन नाउ। एंड रिश्तों की परिभाषा बदली है, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो फैमिली हो। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है एंड काफ़ी खुश हूँ। दिमाग में मेंटली प्रिपेयर थे आप इस ऑपरेशन के लिए, बिल्कुल। या काफ़ी डिस्कशंस हुए फैमिली में, परिवार में या दोस्तों में, या जो आपने सोचा हो? डिस्कशंस तो ऑफ कोर्स यस, सबसे पहले फैमिली से मुझे करना पड़ा। माय मदर वाज ऑलवेज रेडी व्हेन यू आर गोइंग फॉर दिस। माय मदर वाज सेइंग कि नव्या कब जा रही हो, आमन तुम जब जाओगी मुझे फ़ोन करना, मैं आ जाऊंगी। एंड मैंने अपनी मम्मी को नहीं बताया और मैंने चुपचाप सर्जरी करा ली। जब मैं हील हो गई देन आई कॉल्ड माय मदर एंड आई सेड मम्मा मैंने ना सर्जरी करा ली। मम्मा वाज लाइक व्हाट, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? एंड आई वाज लाइक कि नहीं नहीं, मैं आप डर जाती थी क्योंकि इट वाज सो, मेरे को 15 दिन तक बेड में रहना था यार, मेरी माँ नहीं देख पाती थी। और मुझे नहीं लगा था कि उस वक्त सही टाइम है कि मैं मेरी माँ को इमोशनली और ट्रबल करूँ या मेरे पेरेंट्स को और ट्रबल करूँ। एंड आई डिड दिस। एंड जब मैं पहली बार अपने घर गई तो मैन माई मदर, मेरी मम्मी ने मुझे देखा। एंड ऑफकोर्स एक औरत में बातचीत होती है, हमने बहुत सारी बातें की। माई मदर वाज लाइक डॉक्टर ऐसा करते हैं, इज इट रियली, आई मीन हाउ दिस हैपेंड? मेरी मम्मी का सबसे पहला क्वेश्चन था, ओह माय गॉड। सो या it gives me so much pleasure and it gives me so much खुशी करके कि मेरी माँ भी खुश है। कितना वक्त लगा आपको पूरा रिकवर होने में, ठीक होने में? 6 मंथ। एक जख्म है वो धीरे धीरे भर रहा है। और उसके बाद फिजिकल चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हो गए थे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हो, क्योंकि आप एक मेजर सर्जरी से होकर गुजर रहे होते हो। और धीरे धीरे इमोशनल भी आपको स्टेबल होना पड़ता है क्योंकि इतना आसान नहीं रहता। अचानक से आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। आप अचानक से जो आप क्रेव कर रहे होते हैं अचानक से आपको मिल जाता है, तो आपको सडनली लगता है अरे यार ये क्या हो गया, नाउ आई हैव एवरीथिंग। वो चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करूँ? तो उस एक्सेप्टेंस में भी मुझे 6 महीने गए। एंड मुझे लगता है उस 6 महीने के बाद मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गई। जब काम मांगने जाया करते थे आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, क्या उनकी नज़रें हुआ करती थी
क्या उनकी बातें हुआ करती थी काम देने वालों की? आज से 5-7 साल पहले इंडस्ट्री में उतना ज़्यादा तो अप्रोच डेफिनेटली नहीं था। कुछ ही किरदार मिलते थे और पर्टिकुलर काफ़ी टिपिकल से किरदार हुआ करते थे, जो कि किन्नर के किरदार हुआ करते थे और लोग बोलते थे आपको काफ़ी मैस्कुलिन दिखना है, आपके बियर्ड्स बना दिए जाएंगे, आपको मैस्कुलिन कर दिया जाएगा, आपको साड़ी ऐसा पहनाया जाएगा जो काफ़ी मैस्कुलिन दिखे, घुटने से ऊपर तक साड़ी पहनाया जाएगा, आपको मैस्कुलिन वॉक करना है। एंड आई वाज लाइक, मैंने खुद को इतना मेहनत करके ट्रांसफॉर्म किया है मैस्कुलिन दिखाने के लिए नहीं। मैं समाज में एक बदलाव चाहती हूँ, समाज में उसी मजाक का वजह नहीं बनना चाहती हूँ। तो आज तक जो इससे 5-7 साल पहले काम आते थे, आपने खुद देखा होगा, जॉनी लीवर हो गए या शबनम मौसी जैसी फिल्में हो गई जिसमें आशुतोष गौवरीकर ने काम किया है, एंड इट वाज लाइक वेरी मैस्कुलिन वर्क दे वर डूइंग, एंड काफ़ी ज़्यादा टिपिकल वर्क हुआ करते थे कि समाज में एक अच्छी इमेज ना बने। महारानी का कैरेक्टर देख लीजिए, और जो कि आज तक की सबसे भयावह कैरेक्टर मुझे लगती है कि उसने इतना नेगेटिव कैरेक्टर किया है, जो एक ट्रांसजेंडर वुमेन का कैरेक्टर है और जिसे एक मेल एक्टर ने रिप्रेजेंट किया है, एंड काफ़ी दुख होता है। हमारा फिल्म और हमारे जो कास्टिंग थे, जो हमारा समाज था उस वक्त ऐसा था कि एक सही चीज़ दिखाने के बदले एक ऐसा भयावह रूप समाज का दिखाता था, खासकर इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का, कि लोग और उनसे दूर भागे। क्या आप खुश थे जिस तरह से बॉलीवुड में ट्रांसजेंडर और गे को या कोई भी और आपकी कम्युनिटी के लोगों को जब प्रेजेंट करते हैं और जिस तरह से उनका एक मजाक बनाया जाता है? आई हैव सीन बॉबी डार्लिंग ऑल्सो, शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। बॉबी डार्लिंग मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, एंड आई हैव सीन फ्यू ऑफ और पीपल जो कि इंडस्ट्री में पहले काम करते थे और अब नहीं करते हैं। शायद उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई इन सब चीज़ों के लिए। मुझे लगता है चेंज वहीं से शुरू होता है जब वो आवाज़ उठाना शुरू करते हैं, और अब तो समाज बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। कहीं ना कहीं अब हम रोल की मांग करते कि नहीं, हमें ऐसा रोल चाहिए। जब एक वुमन ट्रांस वुमेन का कैरेक्टर कर सकती है, तो आई थिंक एक ट्रांस वुमेन को भी पूरी आज़ादी है एक वुमन का कैरेक्टर करने की। तो जब तक हम खुद से सवाल नहीं उठाएंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। क्या रिएक्शन होता था जब आपने प्यार किया तो डरना क्या, और उसमें जिस तरह से एक कैरेक्टर को दिखाया गया? मुझे हंसी आती है, to be very honest। पार्टनर जैसी फिल्म में एक उसमें वहाँ पे एक कैरेक्टर हुआ करता था। I really And don't और भी ऐसी कई सारी understand फिल्में जो है कि जहाँ पे एक मजाकिया तौर पे एक दर्शाया गया है इस कम्युनिटी मुझे सच में आज भी समझ में नहीं आता है कि गे का मतलब ये नहीं होता है। व्हाट इज इट? गे आपकी आइडेंटिटी है भाई, आप रिप्रेजेंट करते हो क्योंकि आपको एक पुरुष के प्रति आपका लगाव है, आपका प्यार एक पुरुष के प्रति है। आप आकर के रियलिटी में देखो, हमारे गे कम्युनिटी के लोग आजकल बहुत अच्छे सेक्टर पे काम कर रहे हैं, और जितने भी फैशन डिज़ाइनर्स हैं, बड़े से बड़े फैशन डिज़ाइनर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो सारे हमारे कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं, चाहे वो मुँह खोल के बोलना चाहे या नहीं बोलना चाहे। बड़े से बड़े फिल्म डायरेक्टर जो आज की डेट में नए नेपो किड्स, जो अगर मैं कह लूँ, उनको अगर प्रमोट करते हैं, वो खुद हमारी कम्युनिटी से हैं, चाहे वो बात ना करें, वो अलग बात है। मिलते हैं आपको ऐसे इंडस्ट्री के लोग? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे वो दुनिया काफ़ी छलावा लगती है, और मैं एक रियलिटी में जीने वाली लड़की हूँ। मुझे लगता है कम काम करूँगी, बट सच्चे लोगों के साथ काम करूँगी। कभी कास्टिंग काउच का शिकार हुए आप? कभी बातें तो बहुत हुई, कैसे क्या बोला गया? क्योंकि जब कई बार ऑफर किया गया। मुझे रिसेंटली ही एक सीरियल ऑफर हुई थी जिसमें कहा गया था कि टीना दत्ता उसकी ऑपोजिट होंगी, आपको ये करना है, आपको प्रोड्यूसर के साथ बैठना पड़ेगा, और कुछ बातें हैं वो आपसे करेंगे। एंड आई वाज लाइक, क्या बातें हैं, क्या करना पड़ेगा? एंड दे सेड कि आपको तो पता है ना, इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी हीरोइनें हैं, सब ये सब करती हैं, अमन, और आप खुद देख लो ना, बोलने की ज़रूरत थोड़ी ना है, कोई किसी को ऐसे काम थोड़ी ना दे देगा। आज के डेट में जितनी भी हीरोइनें हैं सब करती हैं। तो मैंने कहा, सब करती है तो सब दिखती क्यों नहीं है? तो समझ में आ गया कि भाई इस तरह की चीज़ें, बुरा लगता है। आज भी कुछ ऐसे कॉल आते हैं, एक आध कॉल ऐसे आते हैं कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें 3 लाख रुपए आपको मिलने वाले, एक शूट होने वाला है, लेकिन प्रोड्यूसर्स पार्टी करेंगे तो आपको पार्टी करना है। तो शिट है कुछ चीज़ें। सर, अबे ये तो आपने बता दिए अभी के एक्सपीरियंसेस, ठीक है, कि अभी हाल फिलहाल में आपके पास में जो प्रोड्यूसर्स के जो कॉल्स जो आए और कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स ने आपको जो अप्रोच किया और उन्होंने तरह तरह की आपसे बातें की कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। कितना मुश्किल था उस दौर में जब आप इंडस्ट्री के अंदर कदम जमाना चाह रहे हो और आप नए नए आए हो? जाहिर सी बात है उस वक्त भी आपको ऐसे लोग मिले होंगे जो तरह तरह के सपने दिखाते होंगे। ओह गॉड
जी हाँ, मैं फ्रॉड का भी शिकार हुई हूँ। किसी ने मुझे कहा था कि सिंटा कार्ड बना लो और सिंटा कार्ड बनाने के बाद आर्टिस्ट को काम बहुत ईज़ी मिलने लग जाता है और किसी ने मेरा 33,000 रुपीज़ फ्रॉड किया था एंड इट केम फ्रॉम फेसबुक एंड समबडी अप्रोच्ड मी फॉर अ सीरियल एंड उसने पूरा मुझे एग्रीमेंट वगैरह पूरा भेजा था एंड आई वाज लाइक कि ओह माय गॉड दिस आई मीन मेरे लिए तो ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था कि मेरे लिए कुछ बड़ा प्रोजेक्ट मुझे मिलने वाला था एंड सडनली उन्होंने कहा कि मैम आपके पास सिंटा कार्ड है ना। आई सेड नहीं, मेरे पास सिंटा कार्ड नहीं है और उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये सिंटा कार्ड क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि बिकॉज आई वॉज वेरी न्यू इनटू दिस। और उसके बाद उन्होंने 33,000 रुपीज़ मांगे। मैंने अपने दोस्तों से मांग के कहीं से भी मैंने 33 अरेंज किया एंड मैंने उनको सेंड कर दिया और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है हम 1 वीक के बाद आपको अप्रोच करेंगे, आपको फिर 10 डेज़ के बाद अप्रोच करेंगे। ऐसे करते करते महीने लग गए एंड देन आफ्टर आई रियलाइज कि आई गॉट स्कैम्ड। सो इस तरह की भी चीज़ें इंडस्ट्री में है। बहुत ही मुश्किल था उस वक्त एक सही अप्रोच मिलना, किसी सही कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना। और मुझे लगता है कि सबसे मेरा जो पहला कास्टिंग डायरेक्टर जिससे मेरी मुलाकात हुई थी वो थे पराग मेहता, जो आज के डेट में भी बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर। उन्होंने लक्ष्मी बॉम्ब के लिए कास्टिंग की है, उन्होंने ताली के लिए कास्टिंग की है। तो उन्होंने मुझे लक्ष्मी बॉम्ब के लिए कास्ट करने वाले थे, जहाँ बदकिस्मती से मेरा वो कास्ट नहीं हो पाया बिकॉज उस चीज़ के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा फेमिनिन थी। उनको एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए थी जो काफ़ी थोड़ी मैस्कुलिन दिखे या उनकी वॉइस थोड़ी मैस्कुलिन हो। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था पराग मेहता जी के साथ। और धीरे 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 सोशल मीडिया ने अपने कारनामे दिखाए हैं और सोशल मीडिया पे ऑफ कोर्स यस कास्टिंग डायरेक्टर्स के अप्रोच अपने आप मुझे आने लगे एंड द गॉड ऑफ ग्रेस आज के डेट में मैं जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स को जानती हूँ टचवुड वो बहुत अच्छे हों जाएंगे। सबसे अजीब और वियर्ड आपके पास में क्या अप्रोच आई थी उस वक्त, शुरुआती के दिनों में? शुरुआती दिनों में मैं एक प्रोडक्शन हाउस गई थी और वो काफ़ी रिनाउंड प्रोडक्शन हाउस है जहाँ के कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे अप्रोप्रिएट तरीके से छूने की कोशिश की थी। फिर क्या होता है वहाँ पे? कुछ नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पाई। आई केम टू माई होम एंड एक हफ्ते तक मैं ट्रॉमा में थी कि मैं अगर काम मांगने के लिए जाऊंगी तो कहीं फिर से दोबारा मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन से भी होके गुजरना पड़ा है मुझे। क्या ट्रांस वुमेन और आपकी कम्युनिटी के लोग सेफ हैं इंडस्ट्री के अंदर? सेफ मानते हैं आप खुद को? इंडस्ट्री के अंदर तो औरतें ही सेफ नहीं है। ट्रांस वुमेन का तो बस एक 0 पॉइंट। क्यों लगता है आपको वो सेफ क्यों नहीं है? बिकॉज हमारा इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं काफ़ी मेल डोमिनेंट है। हीरोइज्म है, हीरोइनिज्म नहीं है। अगर हीरोइनिज्म पे भी कुछ लोगों ने काम किया है, जिससे से हम विद्या बालन को ले ले, कंगना रनावत को ले ले, या फिर कुछ ही मुझे कैरेक्टर्स दिखते हैं जो कि वुमेन ओरिएंटेड, जिन्होंने माधुरी दीक्षित को ले ले, गुलाबी गैंग जिन्होंने किया था। तो अगर वुमेन ओरिएंटेड फिल्में ले ले, वुमेन ओरिएंटेड फिल्में उतनी नहीं चलती अगर मैं सही बात बताऊँ तो। हमारा समाज आज भी हीरोइज्म को मानता है और देखता है कि भाई एक फिल्म में हीरो तो ज़रूर रहना चाहिए और बड़े स्टार कास्ट रहे तो ही फिल्म चलेगी। तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स यस इन आर बॉलीवुड स्टिल वी आर लैक ऑफ कि हाँ एक वुमेन भी एक मेल लीड कर सकती है या एक वुमेन पूरे फिल्म को चला सकती है। वो आज के डेट में भी एक संघर्ष का सब्जेक्ट है। एंड बात कर ले हमारी पर्टिकुलर कम्युनिटी की तो ऑफ कोर्स यस हमारी कम्युनिटी पे कोई पैसा ही नहीं लगाना चाहता है। चंडीगढ़ करे आशिकी देख लो, उसमें वानी कपूर को एज ए ट्रांस लीड लिया गया। अगर आप वही कैरेक्टर किसी ट्रांस वुमेन को देते, उनका ऑडिशन करके, उनको वर्कशॉप करके, आई थिंक उसको विजिबिलिटी ज़्यादा मिलती। हमारी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बिजनेस को मानती है और मैं जानती हूँ ये पूरा शोबिज बिजनेस है। बट अगेन जब आप इस तरह के मुद्दे पर फिल्म दिखा रहे हो और आप खुद कहते हो कि हम समाज में इक्वालिटी लाना चाहते हैं, हम इनको भी मौका देना चाहते हैं, वेयर इज़ योर मौका? नहीं ना। आपने कहा कि इंडस्ट्री के अंदर में जहाँ पे लेडीज सेफ नहीं है, वुमेन सेफ नहीं है, तो वहाँ पे क्या सेफ होंगी ट्रांस वुमेन? जब आप जाते हैं कहीं पे ऑडिशन देने या किसी से मिलने, क्या उनकी नज़रें कहती हैं आपको देखकर? काफ़ी तीखे सवाल है आपके। खाने वाली नज़रें होती हैं। अगर आप फेमस हो और आप एक पब्लिक फिगर हो तो जाहिर सी बात है कोई आपको कुछ नहीं कहना चाहेगा। बट अगर आप एक पब्लिक फिगर नहीं हो तो आपके लिए वो लोहे के चने चबाने जैसा है। दैट मीन्स कि वो आपको कुछ भी बोलेंगे और आपको कुछ भी सुनना पड़ेगा। क्या क्या बोला गया और क्या क्या आपने सुना है? सबसे पहला सवाल, जब मैं आज से 2016 में गई थी ऑडिशन के लिए, तो मुझे पहला सवाल ये पूछा तुम लड़का हो या लड़की हो?
मैंने कहा था मैं आपको क्या दिख रही हूँ? ही सेड लड़की बट तुम एक ट्रांस वुमेन हो ना, ट्रांस वुमेन्स लोग क्या होते हैं? उस वक्त तो मैंने कुछ नहीं कहा, बट 2 साल के बाद मैंने उसको पूरा मेरा इंटरव्यू भेजा था। मैंने कहा ढंग से पढ़ ले, ये होता है ट्रांस वुमेन। अगर नहीं पता है तो अब तेरे घर आके बताऊंगी मैं। सो मैं उस वक्त इतनी गुस्से में इंसान होता है ना, तो अपना वो जो एक लज्जा है वो त्याग देता है, और जब इंसान लज्जा त्याग देता है तो वो काल का स्वरूप होता है, काली का स्वरूप होता है। तो मेरे अंदर काली माता आ जाती है जब मुझे गुस्सा आता है तो जी। कभी किसी ने पार्टी में या किसी और इवेंट में या किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर ने या किसी एक्टर ने आपके ऊपर ट्राई करने का कोशिश किया हो? हुआ कई बार ऐसा लगा, लोगों ने बात करने की कोशिश की, बट मैंने सामने से कट किया। आपको किसी कट फेमस करना आना इंसान ने चाहिए। जो आपको चाहा हो कभी यार कि हाँ यार मैं इसके साथ में फ्लर्ट करूँ या मैं इसके साथ में उठूँ बैठूँ या इसके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहूँ? हाँ ऐसा हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं नाम नहीं लेना बताना चाहोगी चाहूंगी। उस इंसिडेंट के बारे में बताना चाहोगी? मैं कहीं गई थी, स्पा में गई थी, एंड वो बंदा भी वहाँ बैठा हुआ था, एंड किसी ने मुझे मिलाया कि ही इज़ दिस, एंड I was knew him before only because I have seen him working in TV serials. Okay. And after that, when we met, he started flirting with me, and it was a healthy flirting. But I never imagined कि इस तरह का reserve बंदा जो दिखता है वो flirting करेगा. But yeah. क्या कहना चाह रहा था वो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक लड़का एक लड़की से क्या कहना चाहता है जब वो उसके साथ फ्लर्ट करता है, तो इट वाज काइंड ऑफ टॉपिक व्हिच आई रियली डोंट वांटेड टू शेयर। बट ठीक है, अब मुझे अगर मैं कब की बात है ये? कब यार हुआ ये था तो ये? बहुत पुरानी बात है, 2014 या 15 की सो बात ये है। पहली और आखिरी बार था? कई बार हो चुका है, पहली बार या आखिरी बार नहीं होता है। मुझे लगता है कि जब एक एक्टर खुद को कुछ बन जाता है, वो स्टेबल हो जाता है, पता नहीं वो क्या समझते कि लड़कियां उनकी जागीर हैं या क्या है, मुझे समझ नहीं आता कि वो किसी को भी किसी भी तरीके से बोल देंगे या उसको किसी भी इनअप्रोप्रिएट तरीके से अप्रोच कर लेंगे। एंड इन माई इंस्टाग्राम हैंडल इफ आई सी देर आर मेनी पीपल हु approached me, and when I see they are like very quite famous, and कभी कभी मुझे लगता है कि इनकी मानसिकता क्या रही होगी, क्या डीएम क्या उनको कि हाय हाउ आर यू, आई एम यू लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, आई एम इन इफ यू वांटेड टू कैच अप फॉर अ कॉफी और एनीथिंग, तो यू नो जैसे और कॉफी ये भाई, कौन सी प्रोफाइल्स कैरी हैं ये? बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं जो जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, और ऑफ कोर्स यस देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स एज वेल, तो ओके, कई सारे क्रिकेटर्स काइंड ऑफ एंड एक्टर्स। यस। ओके, बट आप उससे क्या बोलोगे अभी आप? आपने रिप्लाई किया? Few days before I got a message from one sportsman, and he's saying that you're looking very attractive, and let's come to the point. I don't wanted to say anything apart from this. I just you're looking very interested and you're very attractive. Let's meet for a coffee. And I said, I think you should know that I'm dating someone. So I can't go anywhere. अगर मैं डेट नहीं कर रही होती तो I would have think about it. So approaches आते हैं of course. बट क्या लगता है वो सिर्फ एक नॉर्मल डेट थी या सिर्फ एक नॉर्मल डेट पे बुलाना चाह रहे थे या उनका इंटेंशन कुछ और था वहाँ पे आपको बुलाने के लिए? लोगों के क्योंकि इंटेंशंस आपको फर्स्ट डे में समझ नहीं आते, बट जब आप लोगों के साथ रहना शुरू करते हो तो उसके इंटेंशन धीरे धीरे साक्षात दिखने लग जाते हैं कि क्या दूध है और क्या पानी है। सबसे ज़्यादा शॉकिंग किसका डीएम देखना था आपके लिए? कोई स्पोर्ट्समैन का ही था, so और ये it was very shocking and he's a very quite famous. ओके, Yeah. दिल कितनी बार टूटे हैं नवे आगे? Oh God, दिल सीरियस बताऊँ तो आपका दिल एक ही बार टूटता है, उसके बाद सिर्फ आप चाहते होती है आपकी। ओके, पहली बार प्यार कब हुआ था ये बताइए? शिट, आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो जिनका जवाब मुझे लग रहा है कि मैं नहीं दे पाऊंगी। अच्छा, पहली बार प्यार कब हुआ था? बहुत बेसिक सी बात है। प्यार का कोई वक्त नहीं होता है, बट हाँ हुआ प्यार, मुझे बहुत तगड़ा वाला प्यार हुआ। किस एज में हुआ था? एक स्कूल के एज में हुआ था। व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वाज डेटिंग अ गाय, एंड नाउ ही इज मैरिड, ही हैज अ किड आल्सो, एंड ही इज रिग्रेटिंग नाउ. And he messaged me 4-5 years back that I'm so happy and I'm so proud of you and I don't know why I left you that time. और मैंने क्यों नहीं उस वक्त तुम्हें समझा या तुम्हारे साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा आप कोई मतलब नहीं बनता, तू शादीशुदा है. And of course yes, I also loved someone. I have been in relationship and it was soulful relationship, you can say that.
चीज़ें नहीं बनी हमारे बीच में, हमारे पाथ डिफरेंट थे, हमने कुछ जर्नी कंप्लीट नहीं होती हैं, कुछ जर्नी इनकम्प्लीट होती है, बट उस इनकम्प्लीट में ही अपना एक अलग मज़ा है। और रिलेशनशिप अभी की बात कर ली जाए तो ऑफ कोर्स आई एम कमिटेड टू समवन, आई एम डेटिंग समवन। कितने टाइम चला वो वाला रिलेशनशिप? था अच्छा खासा। इट कितना? वाज, अगर टाइम पीरियड में अगर आप बताना चाहें, आपको 1 साल, 2 साल, 5 साल? समझ लो एक अच्छी जर्नी थी, एक अच्छा प्यार था, सो वो एक पहला, लंबा अरसा गुजरा है। वो पहला और दूसरा प्यार था? फैजान जी, प्यार पहला या दूसरा नहीं होता है, प्यार प्यार होता है। Okay. शायद लोग अलग हो जाते हैं और लोगों के साथ जो रहने की परिस्थितियां हैं वो अलग हो जाती हैं। प्यार शब्द का नाम सुनते ही मेरी हंसी नहीं रुक रही, मैं हंस रही हूँ या रो रही हूँ भगवान जाने। या एंड आई एम ग्लैड दैट स्टिल मेरे कुछ फ्रेंड्स अभी तक है मेरे साथ, मैं उनके साथ हूँ, हम कभी कभी बातें कर लिया करते हैं। और आज भी मैं जिसको डेट कर रही हूँ, एंड आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ। एंड हम दोस्तों की तरह हंसते हैं, बातें करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं। मुझे लगता ही नहीं है कि वो कभी मुझे किसी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। एंड काफ़ी हंसी खुशी रहते हैं, और उसने कभी भी मेरे जेंडर को लेके कोई सवाल नहीं किया है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा प्यार यही है जब कोई आपके जेंडर को लेकर के कोई सवाल ना करे। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में कि आपने किसी को डेट किया हो और जिस तरह से आपने बताया यार कि उसने कभी जेंडर पे सवाल नहीं किया? मेरे कभी जितने किसी भी ने- मैं जितनी भी रिलेशनशिप में रही हूँ, nobody has asked me about my gender, nobody, and I think I'm नो, so कई बार ऐसा होता है ना यार कि हम डेट कर लेते हैं, Yeah. तब उन्हें किसी ट्रांसजेंडर को डेट करने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब उनको लाइफ में आगे बढ़ना हो, उनको शादी करना हो। आप चाहती हो शादी करना, वो ना चाहती हो शादी करना। फैजान जी, एक ही बात बोलना चाहूँगी कि दो रिश्तों का डोर तभी संभल सकता है जब दोनों तरफ से हामी हो, ठीक है। सिर्फ एक मेरे चाहने से कि मैं शादी करना चाहती हूँ और सामने वाला अगर अपना करियर देख रहा है, सामने वाले की सोच कुछ और है, तो मैं किसी को पुश नहीं कर सकती या किसी पे प्रेशर नहीं बना सकती हूँ कि आप मुझसे शादी करो, क्योंकि आप किसी ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहोगे जो ज़ोर ज़बरदस्ती से बनाया गया हो। तो मेरे रिश्ते शायद इसलिए गए क्योंकि मुझे एक पल के लिए लगने लगा कि मैं शायद बहुत ज़्यादा कमिटेड हो रही थी और सामने वाला शायद अभी तक उसको कमिटमेंट का इशू था, तो शायद इसी वजह से हमारे रिश्ते टूटे। चीट किया गया है आपको? नहीं 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 ओके। नहीं। कब सोचा है लाइफ में आगे बढ़ने का, रिलेशनशिप में अब रिश्ते को नाम देने का? मुझे लगता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल लूँगी और 2 साल के बाद मैं खुद को एज अ मैरिड वुमन देखना चाहूँगी। कहाँ से मिली ये इंस्पिरेशन? कहीं से मतलब इंस्पिरेशन नहीं, फैमिली बोलती है फैमिली नहीं, या मुझे खुद ही लगता है कि नाउ जिस एज में मैं हूँ, और मुझे लगता है आज से 2 साल के बाद अगर नव्या खुद को कहाँ देखती है, तो नव्या खुद को एज अ मैरिड वुमन, साथ ही साथ काफ़ी स्टैब्लिश्ड वुमन देखना चाहती है। क्या सिखाया है अभी तक इस जर्नी ने पूरा आपको, जो एक आपको लाइफ में यार एक मैसेज मिला हो यार, कि लगा हो यार कि हाँ यार ठीक है यार ये हो गया, लाइफ में धोखे मिल गए, लाइफ में प्यार भी मिला और प्यार नहीं भी मिला, और कई बार प्यार ऐसा मिला जो आया और लाइफ में रहा नहीं? मेरी ज़िंदगी ने मुझे ये सिखाया कि खुद की सच्चाई से दूर मत भागो। तुम जैसी हो, जो भी हो, तुम पहले खुद को एक्सेप्ट करो। दुनिया को एक्सेप्ट करना रहेगा वो कर लेंगे आराम से, जिनको करना रहेगा वो करेंगे, वो आपकी ज़िंदगी में रहेंगे, और जिनको नहीं करना रहेगा वो आंधी की तरह आएंगे और तूफान की तरह जाएंगे। थैंक यू सो मच नव्या हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा हो। बहुत मज़ा आया। इट वॉज सो रोलर कोस्टर, बट बहुत मज़ा आया। थैंक यू नव्या। थैंक यू सो मच।